Hello, good evening to all of you. Today we start our next topic, properties of concrete. In section B, module 4, we studied various ingredients of concrete, and now the topic is properties of concrete. So, first of all, what is concrete? It is a mixture of cement, sand, and aggregates with a definite proportion of वाटर. मीन्स ये एक मिक्सचर है हमारा जिसके अंदर सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को हम मिक्स करेंगे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर के साथ. अब बात आती है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट की. द कंक्रीट प्रॉपर्टीज़ इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी उनको दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ प्लास्टिक स्टेज, सेकेंड वन इज़ हार्डन स्टेज. व्हाट इज़ प्लास्टिक स्टेज? प्लास्टिक स्टेज व्हेन कंक्रीट इज़ फ्रेशली मिक्स. जब हमने कंक्रीट को जस्ट इंग्रेडिएंट्स को अभी मिक्स किया है, जो प्रिपेयर होके हमारे पास फाइनली जो आई है उसको बोलते हैं प्लास्टिक स्टेज और फ्रेश कंक्रीट. और सेकंड हार्डन स्टेज. हार्डन स्टेज मीन्स जब हमारी कंक्रीट हमने प्लेस कर दी है, कॉम्पैक्ट हो गई है. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लास्टिक स्टेज. प्लास्टिक स्टेज में जैसे हमने अभी कहा कि प्लास्टिक स्टेज हमारी वो होती है जिसके अंदर हमारा कंक्रीट अभी अभी तैयार किया है, तो उसके केस में कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं. तो उसके अंदर हमारी मेनली 4 प्रॉपर्टीज़ आती है. फर्स्ट वन ब्लीडिंग, सेकेंड वन सेग्रीगेशन, थर्ड हरासनेस एंड फोर्थ वर्केबिलिटी. In above these properties, workability is most important. What is workability? As the name indicates, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वर्कएबिलिटी मीन्स काम करने की क्षमता. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ concrete for its easy mixing, transporting, placing and compacting. मीन्स concrete को easily मिक्स करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसको प्लेस करना और फिर उसको कॉम्पैक्ट कर देना क्या कहलाता है? वर्केबिलिटी. या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द ईज एंड होमोजेनिटी विद विच ए फ्रेशली मिक्स कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश्ड. मीन्स ईज टू वर्क एंड ईज एंड होमोजेनिटी विद विच, जिसके द्वारा एक फ्रेश कंक्रीट को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं. अब बात आती है कि जब हमारी ये वर्केबिलिटी है, तो जब हम काम करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे आएंगे जो वर्केबिलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे. फैक्टर अफेक्टिंग दी वर्केबिलिटी. सो देयर आर मेनली 10 पॉइंट्स विच आर टू बी कंसिडर्ड विच इफेक्ट्स दी workability. First one is water cement ratio, second aggregate content, third size of aggregate, fourth shape of aggregate, fifth grade of aggregate, sixth texture of aggregate, seventh water absorption of aggregate, next temperature condition, next mixing time and last admixture used. These are the 10 points which are considered in case of workability, which affects the workability. So we discuss first water cement ratio. So if water cement ratio is less, देन कंक्रीट बिकम्स ड्राई. यदि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है वो कम होगा तो कंक्रीट हमारा कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, सूखापन आ जाएगा. एंड इट अंडरगोज हरासनेस, और इसमें हरासनेस आ जाएगी, सूखापन आ जाएगा. बट इफ़ वाटर सीमेंट रेशियो इज़ मोर, यदि वाटर सीमेंट रेशियो अधिक हो जाता है, बहुत ही हाई हो जाता है, देन दिस स्पेसिफाइड अमाउंट, जो उसका अमाउंट है हमारा प्रोपोर्शन है उससे, देन इट लीड्स टू, तो कंक्रीट किसको लीड करेगा? सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग. अब सेग्रीगेशन क्या है और ब्लीडिंग क्या है? दो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है. सेग्रीगेशन का मतलब होता है किसी भी मटेरियल का, एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का उस मटेरियल से सेपरेट हो जाना सेग्रीगेशन कहलाता है. ब्लीडिंग, जब हम फिनिशिंग करेंगे कंक्रीट की तो उस टॉप सरफेस के ऊपर हमारा वाटर आ जाता है, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग.
तो यदि वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो ड्राइनेस हो जाएगी, और एक्सेस में है तो उसके अंदर ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन हो जाती है, जिससे हमारी वर्केबिलिटी भी कम हो जाती है और स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। सेकंड, एग्रीगेट कंटेंट। व्हेन हायर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो देन वेरी लेस सीमेंट स्लैरी विल बी अवेलेबल। यदि हमारा एग्रीगेट का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा होगा तो सीमेंट स्लैरी बहुत कम होगी और वो कवर नहीं कर पाती है टोटल मटेरियल को, टोटल जो हमारी सैंड है एग्रीगेट से उनके पार्टिकल्स को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाती है, और जो वर्केबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और उसमें ड्राइनेस आ जाती है। मीन्स अब हमारे पास एग्रीगेट्स ज़्यादा हो गए हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं एग्रीगेट्स को रोडी या बजरी। तो अब वो एक्सेस में हो गए हैं और सीमेंट कम हो गई है, तो सीमेंट और वाटर का जो रेशियो है, जिसको हम सीमेंट स्लैरी बोलते हैं मिक्सर को, वो कम हो गई है और वो इजीली कवर नहीं कर पाएगी एग्रीगेट्स को कम्प्लीटली, तो उसकी बॉन्डिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ एग्रीगेट। अब एग्रीगेट के साइज भी इफ़ेक्ट करते हैं। व्हेन एग्रीगेट पार्टिकल्स आर फाइनर, यदि फाइन होंगे देन कंक्रीट शोज बेटर वर्केबिलिटी ड्यू टू इजी कवरेज ऑफ पार्टिकल्स। यदि हमारे पार्टिकल्स छोटे हैं तो वो इजीली उसकी कवरेज कर लेते हैं, इजी कवरेज करते हैं पार्टिकल्स की। बट व्हेन कंक्रीट पार्टिकल्स आर यूज्ड ऑफ लार्ज साइज और कोर्स पार्टिकल्स आर यूज्ड, इट रिड्यूसेस दी वर्केबिलिटी, तो वो उसकी वर्केबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, अच्छे से काम नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट वन इज शेप ऑफ एग्रीगेट। अब बात आती है शेप की। अब हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट में वेरियस शेप्स होती है हमारी, अब उन शेप्स के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्केबिलिटी होती है। व्हेन शेप ऑफ एग्रीगेट, जो हमारी शेप एग्रीगेट की वो राउंडेड है, देन सीमेंट स्लैरी गेट इजीली मिक्स्ड, जो सीमेंट स्लैरी है उसके साथ इजीली मिक्स हो जाती है और मोर वर्केबल हो जाती है। बट इट गिव्स लेस स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बिकॉज जो राउंडेड पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वॉइड्स एक्सेस में रह जाते हैं, जो बॉन्डिंग होती है वो कम हो जाती है। एंड इफ़ द शेप ऑफ एग्रीगेट इज एंगुलर, यदि एंगुलर है देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट इन मिक्सिंग, मिक्सिंग में तो डिफ़िकल्ट हो जाती है, बट रिड्यूसेस वर्केबिलिटी, इसकी वर्केबिलिटी को तो रिड्यूस करती है परंतु इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेड ऑफ एग्रीगेट। हमने ग्रेडिंग पढ़ी थी, वेल ग्रेडेड है, पुअर ग्रेडेड है, ऑल इन वन है। विच टाइप ऑफ एग्रीगेट? अब यदि हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत कम वॉइड्स बचते हैं, सो वो हमें अच्छी वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है। और यदि पुअर ग्रेडेड है तो उसके अंदर क्या होगा, या तो कम्प्लीटली सभी हायर रेंज के एग्रीगेट्स होंगे या लोअर रेंज के। यहाँ पे रेंज का मतलब उसके साइज से है, यदि साइज कोर्स पार्टिकल हो गए हैं मैक्सिमम तब भी हम उसके साथ वर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि वेल ग्रेडेड है तो मतलब उसके अंदर सभी पार्टिकल्स हैं, टॉप टू बॉटम सभी रेंज के साइज़ के एग्रीगेट्स हैं, तो उससे हमें बेटर वर्केबिलिटी मिलेगी और जो वॉइड्स हैं वो भी फिल हो जाते हैं। लेकिन पुअर ग्रेडेड में हमारे सभी साइजेस नहीं होते हैं, इसलिए जो उसकी वर्केबिलिटी होती है कंक्रीट की वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और जैसे ही इसकी कम हो जाती है तो इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। नेक्स्ट, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, अब जब हमारे एग्रीगेट का टेक्सचर से मतलब है उसकी सरफेस से, सरफेस हमारी यदि स्मूथ है, हमारे एग्रीगेट्स की जो पार्टिकल्स हैं उनकी सरफेस स्मूथ है, तो उस केस के अंदर वो इजीली मिक्स तो हो जाएगा लेकिन फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अब उस केस के अंदर उसकी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, बहुत जल्दी स्लिप करेगा। लेकिन यदि आपके जो एग्रीगेट है वो रफ़ है तो उसकी वर्केबिलिटी तो रिड्यूस हो जाएगी, परंतु वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, बिकॉज उसके अंदर पोर्स हैं, इसीलिए वो रफ़ है, और पोर्स होने के साथ में उसके अंदर जो बॉन्ड की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज़ वाटर एब्जॉर्प्शन। अब हम सभी को पता है कि जो हमारे एग्रीगेट्स हैं वो ड्राई फॉर्म में हमारे पास होते हैं, लेकिन उन सभी में वॉइड्स होते हैं, और वॉइड्स होने के रीज़न से वो कुछ अमाउंट वाटर का एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन यदि वाटर एब्जॉर्प्शन एग्रीगेट्स का ज़्यादा हो गया तो उस केस में क्या हो जाता है हमारा, तो उस केस में हमारा जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है,
और यदि वाटर कंटेंट कम हो गया तो उसमें ड्राइनेस आ जाएगी, जो डिक्रीज़ करता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को। वर्केबिलिटी कम हो गई तो ओवरऑल उसकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर कम हो जाएगी। नेक्स्ट, टेम्परेचर कंडीशन। टेम्परेचर कंडीशन की बात करें, यदि हम बात करें एक राजस्थान की और एक श्रीनगर की, दोनों के टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशंस रहती हैं। यदि आपका टेम्परेचर स्लाइटली हाइयर है तो जो वाटर है, हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है, जो वाटर कंटेंट हम यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए, वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है। और यदि वाटर इवेपोरेट हो जाए तो ड्राइनेस आ जाएगी, और ड्राइनेस आएगी तो उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। अब वर्केबिलिटी तो कम हो ही गई है, उसके साथ एक और भी फैक्टर यदि हम जोड़ना चाहें कि वर्केबिलिटी जैसे ही कम होगी तो बट उसमें वाटर कंटेंट कम हुआ है। वाटर कंटेंट कम हुआ है तो जो रिएक्शन होनी थी सीमेंट की, जो जेल लिबरेट होनी थी, उसकी रिएक्शन से वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उसकी स्ट्रेंथ भी कंप्लीट नहीं आ पाती है। नेक्स्ट, टाइम ऑफ मिक्सिंग। अब मिक्सिंग के टाइम की बात करते हैं हम। अब जब इन सब को हम इंग्रेडिएंट्स को एक साथ लेते हैं, फिर हम इनको मिक्स करते हैं, तो जब हम मिक्स करते हैं, यदि हम इसको कंटिन्यू मिक्स कर रहे हैं फॉर मोर पीरियड्स, बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो जो वर्केबिलिटी है वो घट जाती है और जो उसका सेटिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमें पता है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज़ नॉर्मल, जो हमारी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट्स होता है, हाफ आवर होता है। यदि हम उसको ज़्यादा देर तक मिक्स कर रहे हैं तो या तो उसके अंदर सेग्रीगेशन हो जाएगी प्लस उसके अंदर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज़ एडमिक्सचर। एडमिक्सचर्स एक्चुअल में ये हमारे केमिकल्स एज वेल एज मिनरल्स दोनों होते हैं। ये जो एडमिक्सचर्स हमारे होते हैं, इन एडमिक्सचर्स में क्या होता है कि ये हम यूज़ करते हैं कंक्रीट की बेटर वर्केबिलिटी के लिए, बेटर वर्क के लिए, उसके टाइम को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए, इन सब के लिए हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं एज पर साइट रिक्वायरमेंट के। तो ये हमारे थे फैक्टर अफेक्टिंग दी वर्केबिलिटी। नेक्स्ट, अब जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है? द सेग्रीगेशन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि सेपरेट हो गए हैं, सेग्रीगेट हो गए हैं एक दूसरे से ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग। इम्प्रॉपर मिक्सिंग के चलते वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, और उनके अलग होने को, सेपरेट होने को क्या कहते हैं हम? सेग्रीगेशन। कॉजेज ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के कौन कौन से हमारे कॉज हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि जिनकी वजह से हमारा कंक्रीट सेग्रीगेट हो जाता है? फर्स्ट, ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट। यदि पानी की मात्रा, वाटर कंटेंट हमारा एक्सेस में हो गया है तो क्या होगा? सीमेंट वाटर के साथ मिक्स होके बाहर चली जाएगी और सीमेंट के साथ कुछ पार्टिकल हमारे फाइन एग्रीगेट्स के चले जाएंगे, और मैक्सिमम हमारे पास क्या बच जाएंगे? कोर्स एग्रीगेट, और उससे हमारी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। मतलब कि जब सभी पार्टिकल्स अलग हो गए, और अलग होना ही हमारा कहलाता है सेग्रीगेशन। सेकंड, द इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट रिजल्ट्स नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। यदि हमारा कंक्रीट का मिक्स जो हमने किया है वो प्रॉपरली नहीं किया, इम्प्रॉपर किया है, तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं, हम देखते हैं कि फाइन पार्टिकल्स, मतलब कि हमारी सैंड और सीमेंट तो एक साथ बॉन्ड बना के रह जाती है, और एग्रीगेट्स थोड़े से उनसे अलग रह जाते हैं। नेक्स्ट वन, इफ़ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इज़ फ्रॉम मोर हाइट। अब यदि हम 1 मीटर से ज़्यादा की हाइट से हम कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं, ऊपर से डाल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एग्रीगेट्स आगे चले जाते हैं, सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर है, स्मॉल पार्टिकल्स का जो मिक्सचर है, वो वहीं पर रह जाता है। तो 1 मीटर की अधिक हाइट से डालने से भी उसके अंदर सेग्रीगेशन हो जाता है। नेक्स्ट, इफ़ फाइन पार्टिकल्स सेटल डाउन इन ट्रक और डंपर देन इट मे कोज सेग्रीगेशन। हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यदि ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे हमारा जो फाइन पार्टिकल्स हैं यदि वो सेटल डाउन हो जाएंगे तो ओनली कोर्स एग्रीगेट्स बचेंगे, और कोर्स एग्रीगेट इजीली बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो हमारे फाइन पार्टिकल्स उन्होंने सीमेंट के साथ बॉन्डिंग कर ली है, और सीमेंट भी अर्ली सेटिंग में आ गई है, इनिशियल सेटिंग में आ गई है, इससे भी सेग्रीगेशन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ वाटर सीमेंट रेशियो इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। सारा का सारा जो काम है हमारा, जो भी हम वर्क करते हैं, वो टोटल डिपेंड होता है वाटर सीमेंट रेशियो पे। अब यदि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कम हो गया है, मतलब कि वाटर की क्वांटिटी सीमेंट के कंपैरिजन में कम हो गई है, तो उसमें ड्राइनेस आ जाएगी, और एक्सेस हो गई है तो वो कोज करेगी सेग्रीगेशन को।
और काफ़ी टाइम तो ऐसा भी होता है कि बहुत अधिक वाइब्रेशन करने से भी सेग्रीगेशन हो जाती है। हम लोग कॉम्पैक्शन करने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए वाइब्रेटर्स का यूज़ करते हैं। अब वही वाइब्रेटर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क होने की, ज़्यादा टाइमिंग करने से उनके अंदर क्या होता है कि जो फाइन पार्टिकल्स है वो सरफेस पर आ जाते हैं और कोर्स पार्टिकल्स सेंटर में रह जाते हैं। तो अब उन केसेस से भी उसके अंदर सेग्रीगेशन हो जाता है। सो नाउ वी स्टडी प्रिवेंशंस ऑफ सेग्रीगेशन। क्या क्या प्रिवेंशंस हम लेंगे, क्या क्या बचाव करने होंगे हमें। सबसे पहले तो हमें करना होगा, अवॉइड करना होगा सेग्रीगेशन के लिए, तो हमें वाटर सीमेंट रेशियो को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड ऑफ प्रैक्टिस जो हमारे होते हैं कंक्रीट के IS 456/2000 उसके अकॉर्डिंग हमें वाटर सीमेंट रेशियो लेना है। सेकंड, हमने बात की थी कि हाइट एक मैटर आया था, तो जो ड्रॉपिंग हाइट होगी कंक्रीट की वो 1 मीटर से कम होगी। नेक्स्ट, द एग्रीगेट शुड बी वेल ग्रेडेड। हमने कहा था कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स होंगे तो उसके अंदर वॉइड्स बहुत कम बचेंगे और इजीली वर्केबल भी होता है। नेक्स्ट, मशीन मिक्सिंग इज़ प्रीफर्ड। जब हम मिक्सिंग करते हैं मैनुअली तो प्रॉपरली उसके अंदर मिक्स नहीं होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन पाता है, इसलिए हम मशीन का यूज़ करेंगे मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट, एक्सेसिव वाइब्रेशन शुड बी अवॉइडेड। हम वाइब्रेशन को अवॉइड करेंगे। जब हम प्लेसिंग कर रहे होंगे तो प्लेसिंग के टाइम पे हम एक्सेस में वाइब्रेशंस यूज़ नहीं करेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट ही यूज़ करेंगे कॉम्पैक्शन के लिए। और लास्ट वन है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट शुड बी डन बाय RMC ट्रांजिट व्हीकल्स। जो हमारे TM आते हैं, RMC के ट्रांजिट व्हीकल्स आते हैं, उन्हीं की हेल्प से ही हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हमारा जो भी फाइन पार्टिकल्स वो डिपॉजिट नहीं हो पाए। ये हमारे कोजेज एंड प्रिवेंशंस थे सेग्रीगेशंस के। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीड, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ब्लीडिंग का मतलब जनरली हम कहते हैं कि कोइंसिडेंस से कोई भी हमारे साथ कुछ हादसा हो जाता है, हमें कोई हार्म हो जाता है, कोई वाउंड हो जाता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि ब्लड आ रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लीडिंग मीन्स टू फ्लो, किसी चीज़ का फ्लो करना ही ब्लीडिंग कहलाता है। और कंक्रीट के केस में जो वाटर और सीमेंट है वो दोनों मिक्स होके टॉप पर आ जाती हैं और सेपरेट हो जाती हैं अदर मटेरियल्स से, और उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग। मीन्स इट इज़ डिफाइंड एज when water and cement comes at the top of surface during finishing and it separate from other material, so it is known as bleeding। तो इसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग के कॉजेज कौन कौन से होंगे? फर्स्ट, ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट। बहुत ज़्यादा वाटर हमने ऐड कर लिया है तो वाटर जैसे ही कॉम्पैक्ट करेंगे तो वाटर रिमूव होके सरफेस पे आ जाएगा। ड्यू टू ओवर मिक्सिंग, हमने मिक्सिंग बहुत ज़्यादा कर दी है या बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर दी है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन कर दी है, तो इन सभी के चलते भी हमारे ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ प्रिवेंशंस। तो क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे? तो वही बातें हैं हमारी फिर से। सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशियो, क्योंकि हमने कहा था कि हाई वाटर कंटेंट कोज करता है, तो वाटर सीमेंट रेशियो को प्रॉपर रखना पड़ेगा एज पर ग्रेड। जिस ग्रेड का हम कंक्रीट बना रहे हैं, M10 है, M15, M20 है, उसके अकॉर्डिंग हमें वाटर सीमेंट रेशियो को मेंटेन करना है। सेकंड कह रहा है दी वाटर कंटेंट शुड बी केप्ट स्लाइटली मिनिमम एज स्पेसिफाइड। जितना स्पेसिफाई है उससे स्लाइटली कम रखेंगे हम, कंप्लीट नहीं रखेंगे। उसके अंदर फिर एडमिक्सर्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, दी वाइब्रेशन शुड नॉट बी डन एट वन प्लेस। वाइब्रेशन एक जगह पे नहीं करनी है, जो हमारा वाइब्रेटर है उसको हमें मूव करवाना है, यूनिफॉर्मली रखना है। एंड लास्ट, द एक्सेसिव वाइब्रेशन शुड बी अवॉइडेड। एक्सेसिव वाइब्रेशन किसी भी कंडीशन में हमें नहीं करनी है। यदि हम एक्सेसिव वाइब्रेशन करते हैं तो इट कॉजेज ब्लीडिंग। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज हरासनेस। What is harassness? It is the dryness occurred in concrete due to lack of water content। वाटर कंटेंट की कमी से जो सूखापन, रूखापन हमारी कंक्रीट में आ जाता है उसको बोलते हैं हम हरासनेस। और इसी के चलते हनी कॉम्बिंग मतलब जैसे कि हमें मधुमक्खी के छत्ते दिखते हैं, एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसमें हमें ऐसे ऐसे डॉट्स दिखते हैं, ऐसे बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्रीगेट्स तो दिखेंगे यहाँ पे, लेकिन इन एग्रीगेट्स में बहुत सारे वॉइड्स भी दिखेंगे आपको,
तो ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं हरासनेस। इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? अब इसके कॉजेज ब्लीडिंग से जस्ट उल्टा होंगे। क्या होंगे? फर्स्ट, ड्यू टू लेसर वाटर कंटेंट, यदि पानी बहुत कम हो गया है, सूखापन आ गया, तो वो बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन प्रॉपरली फ्लो होके जो फाइन सैंड है वो उसके अंदर नहीं फिल हो पाती है, इसलिए उसके अंदर हरासनेस आ जाती है, हनीकॉम्बिंग बन जाती है। जबकि ब्लीडिंग में एक्सेस आने से हमारी एक्सेस ऑफ वाटर के चलते हो रही थी। सेकंड कह रहा है ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, हमने कंक्रीट को प्रॉपरली मिक्स नहीं किया, कहीं पर तो एक्सेस में वाटर चला गया और कहीं पर वाटर पहुंचा ही नहीं, ड्राईनेस रह गई, उसके चलते भी हमारा हरासनेस हो जाता है। नेक्स्ट, इफ़ टेम्परेचर इज़ मोर, यदि टेम्परेचर ज़्यादा है और वाटर जो है हमारा कंक्रीट से वो इवेपोरेट हो रहा है, उससे भी चलते हमारी ड्राइनेस आ सकती है। अब मान लीजिए हम उस एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे हॉट वेदर है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हमारी हॉट वेदर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन बहुत इजीली हो जाती है और इवेपोरेशन होने से वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, वाटर कंटेंट कम होने से उसके अंदर ड्राइनेस आ जाती है। नेक्स्ट वन, प्रिवेंशंस। कौन कौन से प्रिवेंशंस लेने? तो सबसे पहली बात, प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो लेना पड़ेगा हमें, जो हमारा IS कोड IS 456 कहता है। सेकंड, जो हमारी मिक्सिंग है, मिक्सिंग के अंदर जो हम मिक्सिंग कर रहे हैं वो प्रॉपरली होनी चाहिए और प्रीफर करेंगे हम मशीन मिक्सिंग को। और यदि हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो हम कोशिश करेंगे कि मिक्सचर से वाटर इवेपोरेट ना हो, हम उसके अंदर कोई ऑयल टाइप या कोई भी इस टाइप से कोई एडमिक्सर्स यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हमारा वाटर के ऊपर एक फिल्म बन जाए और वाटर इवेपोरेट नहीं हो। और लास्ट वन इज़ अमाउंट ऑफ सीमेंट मस्ट बी यूज्ड एज पर नॉमिनल मिक्स, जो हमारा नॉमिनल मिक्स कहता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके अंदर वाटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेज। अब हम हार्डन स्टेज की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा हार्डन स्टेज है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी? उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है डायमेंशनल चेंजेस, मतलब कि डायमेंशन में चेंज आएंगे। तो डायमेंशन के चेंज के कारण कौन कौन सी आती है? श्रिंकेज, क्रीप, ड्यूरेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये सभी हमारी स्ट्रेंथ्स हैं और ये हमारी चारों डायमेंशंस की, ये 4 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये 5 हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्ट्रेंथ के लिए जिनका हम यूज़ करते हैं। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे श्रिंकेज और क्रीप को, क्योंकि श्रिंकेज और क्रीप 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों के अंदर काफ़ी टाइम्स हमने देखा है कि डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ लेता है। तो श्रिंकेज क्या है? फर्स्ट, इट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के वॉल्यूम में चेंज है जो कि प्लेस करता है अल्टरनेट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अल्टरनेट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो डायमेंशन में चेंज होंगे, जो चेंजेस होंगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में, उसको बोलते हैं श्रिंकेज। अब क्रीप क्या होता है? इट इज़ द डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विच टेक्स प्लेस इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोडिंग। जैसे ही हमने लोड को रिमूव किया उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आई उसको बोलते हैं क्रीप। अब श्रिंकेज किस रीज़न से आती है? ड्यू टू श्रिंकेज कंक्रीट बिकम्स परमिएबल इन नेचर। यदि श्रिंकेज हो गई है तो उसके अंदर पोर्स बन जाएंगे और उसके अंदर परमिएबिलिटी हो जाती है। लेकिन इसके उल्टा यदि हम क्रीप की बात करें, ड्यू टू क्रीप कंक्रीट में सेटल डाउन, तो कंक्रीट सेटल डाउन हो जाता है, उसकी डायमेंशंस कुछ रिड्यूस हो जाती है। ड्यू टू श्रिंकेज वाटर कंटेंट फ्रॉम कंक्रीट गेट इवेपोरेटेड, तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और जो श्रिंकेज है वो क्रैक्स की फॉर्म में डेवलप हो जाती है। लेकिन क्रीप के अंदर डिफ्लेक्शन होती है कंक्रीट में और जो टेक्स प्लेस करती है हमारी टेंशन क्रैक्स की फॉर्म में। श्रिंकेज है इट कैन बी प्रिवेंट बाय मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन से होती है। जबकि क्रीप कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रॉपर कॉम्पैक्शन, उसको प्रॉपर कॉम्पैक्शन किया, एप्रोप्रिएट वाटर सीमेंट रेशियो प्रोवाइडेड किया और उसको एप्रोप्रिएट टाइम दिया फॉर्म वर्क के लिए, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी। व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी?
नेम इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट टू रेसिस्ट वियर एंड टियर ड्यू टू एडवर्स एटमॉस्फेयर कंडीशन। एडवर्स एटमॉस्फेयर कंडीशन के अंदर भी वो अपनी कितने टाइम तक, कितने लाइफ स्पेन अपना बना के रखता है, कितना टाइम रखता है, जब उसकी एडवर्स कंडीशन है, जब उसके ऊपर लोडिंग कंडीशन है, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी बताती है। मतलब कि एक लाइफ स्पेन जिसके अंदर हमारा कोई एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू चल रहा है, उसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। अब कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करेंगे ड्यूरेबिलिटी को? फर्स्ट, मेथड ऑफ कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन। हम कौन सा कॉन्क्रीट ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप मैनुअली कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो, मशीन से मिक्सिंग करवा रहे हो, मशीन से प्लेसिंग करवा रहे हो, मशीन से उसकी कॉम्पैक्शन कर रहे हो, दैट इज़ मेथड ऑफ कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन। सेकेंड, टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। आपने किस क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ किए हैं, उसमें सीमेंट कौन सी है, कौन से ग्रेड के एग्रीगेट्स यूज़ किए हैं, ये सब। नेक्स्ट, मिक्स प्रोपोर्शन, कि हमने मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर लिया या नहीं लिया, और वर्केबिलिटी जो है वो कैसी थी कंक्रीट मिक्स की, ये सभी डिपेंड करेगी। और हाँ, इसी के ऊपर डिपेंड होती है हमारी ड्यूरेबिलिटी। और लास्ट जो अब हमारा टॉपिक बच जाता है वो है इम्परमिएबिलिटी। तो जो इम्परमिएबिलिटी क्या होती है, ये रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट फॉर एंटरिंग द वाटर थ्रू इट इज़ कॉल्ड इम्परमिएबल। कि कंक्रीट के अंदर वाटर को परमिट नहीं करने देना, उसको वहीं पर रोकना क्या कहलाता है? इम्परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट। और हमें पता है कि जो कंक्रीट है वो परफेक्टली हार्ड होता है, इम्परमिएबल होता है, बिकॉज नो वॉइड्स आर प्रेजेंट इन इट। इसके अंदर बहुत कम वॉइड्स हमारे रह जाते हैं। सो दीज पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग वर्क। जब हम कॉन्क्रीटिंग वर्क करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे। यदि किसी को कोई डाउट है, एनीवन हैव एनी डाउट, प्लीज़ you can ask your queries on WhatsApp, Facebook, messengers or on my contact number. Thank you.